ये जो मामला हुआ है हिंदुजा परिवार का, इसमें सबसे पहली बात ये देखना चाहिए कि ये 3 भाई हैं। गोपीचंद आहूजा जो है वो यूके के सबसे अमीर आदमी है। बर्तानिया के सबसे अमीर आदमी गोपीचंद हिंदुजा हैं। 35 बिलियन पाउंड उनकी जो है वो उनकी विरासत है, उनकी मालियत है। यानी आप समझ लो कि 100 रुपया से ज्यादा है पाउंड। 100 रुपए हम देंगे तो 1 पाउंड नहीं मिलेगा, और वो 35 बिलियन है उसके पास। ये तो बड़े भाई है गोपीचंद। इनके नंबर 2 पे ये आते हैं प्रकाश हिंदुजा, जिन पे के हम बातचीत कर रहे हैं। नंबर 3 श्रीचंद, उनका अभी देहांत हुआ है भाई, और वो भी जो है वो यूके में रहते थे। तो 2000 सन 2000 में ये जो है वो आकर के जेनेवा में बस गए। हम जानते हैं कि जेनेवा जो है वो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर और जो वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस वो वहीं पर है, और दूसरी भी जो संयुक्त राष्ट्र की बड़ी बड़ी ऑफिसेस हैं वो जेनेवा में है। तो जेनेवा एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यूरोप में और जो वेस्ट है उसके अंदर मानव अधिकार और ये जो बुनियादी चीजें हैं लोगों के लिए, उसका एक सांकेतिक आप कह सकते हैं कि राजधानी। अब ये 2000 में प्रकाश साहब जो है वो आकर के वहां बस गए, उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली। अब उसके बाद 2007 में इन्होंने यही काम किया। 2007 में इनके ऊपर एक मुकदमा बना, और वो यही मुकदमा था कि ये जो है जो लोग इनके यहाँ काम करते थे उनको उनका वेतन नहीं देते थे, उनका शोषण करते थे। खैर 2007 में कुछ अदालत में फैसले हुए और कुछ इनको सजा मिली, जुर्माना हुआ, जो भी हुआ। लेकिन 2007 के बाद भी इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। 2007 से 2024 हो गया। अब जो लोग इनके पास थे वो भारत से गए हुए थे, और बिल्कुल जैसा कि अभी विश्वास उनकी साहब ने कहा, उनकी हैसियत बंधुआ मजदूर की थी। आप अगर किसी प्रदेश में जाएं और आपसे पासपोर्ट ले लिया जाए तो आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। मतलब आपके अंदर एक जो इनसिक्योरिटी का मामला, हमारे यहाँ जो एनआरसी का खाली बात हुई थी, कागज दिखाओ, तो आप देखिए कि कागज दिखाओ जो बोला जाता था तो उसका एक प्रभाव पड़ता था। बहुत सारे लोग जिन्होंने कोई कागज, स्कूल का कागज, जन्म का कागज सब फेंक फाक दिया था, वो सब ढूंढने लगे, अस्पतालों में जाने लगे कि भाई कागज तो कल को आ जाएंगे ये लोग, हमको कंसंट्रेशन कैंप में डाल देंगे और जो है वो हमारी नागरिकता छीन लेंगे। और ये कोई ख्याली बात नहीं थी। बंबई के पास में एक बोर्ड लगा दिया गया था कि यहाँ पे कैंप बनाने वाले हैं, और आसाम में तो कई लोगों को डाल भी दिया गया था। उनकी नागरिकता पे सवाल उठ गया था। तो ये जो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा इंसान के दिल में पैदा होती है आपका पेपर ले लेने से, आप इसको समझें कि वो लोग यहां से उनको लेके गए। उन लोगों की हालत ये थी कि वो बेचारे हिंदी जबान के सिवा कोई जबान नहीं बोल सकते। अब आप परदेश में हैं तो वहां की जबान बोले या अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी भी नहीं आती। अब वहां पे आपको घर पे रख दिया गया 16 घंटे, 18 घंटे। असल में ये बात लोग समझते नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, वो 18 घंटे क्या काम करते हैं ये हम लोगों को सब मालूम है। लेकिन इससे जो मैसेज जाता है कि आपको भी 18 घंटे काम करना चाहिए, वो जो बोल देते हैं, हमारे बहुत बड़े आइडियालॉग हो गए आजकल कि 12 घंटे काम करना चाहिए। अरे भाई, जो आदमी अपनी मर्जी से चाहे 24 घंटा काम करे, लेकिन जिसके पास वो काम कर रहा है, नारायण मूर्ति किसी को नहीं बोल सकते।
इंसान की जिंदगी सिर्फ काम करना और पैसा कमाना नहीं है। इंसान की जिंदगी में जो है वो आराम भी का हिस्सा है, काम का हिस्सा है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक चीजें हैं। ये सब मिला के जो है वो एक 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 खुशहाल जिंदगी होती है। आप सुनते होंगे कि ह्यूमन इंडेक्स होता है खुशी का, यानी कितने लोग खुश हैं। बहुत सारे जो मुल्क हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में वहां के लोग ऊपर है, और वो यही हिस्से के लोग हैं। ये जो सेंट्रल यूरोप के लोग हैं, वहीं के लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर है। हालांकि आप देखेंगे कि भाई अमेरिका के पास बहुत पैसा है, चीन के पास बहुत पैसा है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे। हमारी भारत की जो है वो 5वीं दुनिया की बड़ी इकोनॉमी हो रही है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में आप देखें तो पीछे से 5वें। तो इंसान की जिंदगी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि बस कोल्हू के बैल की तरह जो है वो जुता रहे और पैसा कमाता रहे। तो ये बात जो है वो, ये जो सरमायादार लोग होते हैं, ये जो पूंजीपति है, वो ये नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि जो आदमी हमारे पास काम करता है वो हमारा गुलाम है, और हम उसको जो है वो खूब निचोड़ेंगे, उसकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाएंगे। अब परदेश में है, उसके रिश्तेदार नहीं है, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, आप उसको जो है वो 16 घंटा 18 घंटा काम करा रहे हैं, पैसे जो है वो भारत में भेज रहे हैं इंडियन रुपीज में, उसके पास पैसा नहीं है जो खाने को मिल जाता है। जैसे वो आपने मिसाल दी कि वो अपने कुत्तों पे ज्यादा खर्च करते हैं, तो जिस तरह कुत्ते के आगे आप खाना डाल देते हैं, उस तरह से इंसान के आगे भी खाना डाल देते हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी की तरह से आपके तलवे चाटेगा। आप उसको बुलाएंगे तो आएगा, आप उसको भगाएंगे तो भागेगा। तो इंसान तो ऐसा नहीं है ना। इंसान तो सारे इंसान का, हर इंसान का एक आत्म सम्मान है। वो अपने आप को सबके बराबर समझता है, और हर आदमी एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर कोई आदमी किसी के पास काम करता है तो जिसके पास काम करता है वो इसके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, और जो काम कर रहा है वो उस पर निर्भर है, और जो काम ले रहा है वो उस पर निर्भर है। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इंसान की हैसियत से, मानव की हैसियत से वो दोनों बराबर है। ये सोच, ये मानसिकता जब इंसान के पास नहीं रहती है तो ये शोषण शुरू होता है। देखिए, दौलत का क्या है, दौलत जो है वो इंसान सोचता है कि मैंने अपनी सलाहियत के हिसाब से ले लिया। आप देखिए कई लोग जिनके अंदर बहुत कम क्वालिटीज होती है, उनके बहुत दौलत होती है, माँ बाप से मिल जाती है, लॉटरी लग जाती है, और कई तरीके से। और बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये कि वो परेशान हाल रहते हैं। तो और फिर बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो थाना में, इनके यहाँ जो मुदगी साहब के यहाँ पर जो जो रेमंड है, उसके मालिक का क्या हुआ, उसने बेटे के हवाले किया, और फिर उसकी जो स्टोरी अखबार में आई थी हमने देखा। ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। मुकेश अंबानी हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है। तो ये जो दौलत हमको मिलती है ना, मेरा ये सोच है, मेरा ये ईमान है, या मेरा ये अकीदा है कि ये दौलत हमको जो है वो ऊपर वाला देता है एक अमानत के तौर पे, और वो हमारा इम्तिहान लेता है कि आप जो है सबका हक उसको देते हो कि नहीं देते हो। जिसका जितना हक है उससे ज्यादा दो, क्योंकि जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको दौलत दिया, उसी ने उसको पैदा किया, उसने उसको दौलत दिया। आप उसका जितना ख्याल रखेंगे उतना आपका मालिक आपसे कुछ। जब इंसान इस बात को भूल जाता है, ये समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं लोगों को लूट सकता हूँ और कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे पास पैसा है। तो दोस्तों, तो ये मामला जो है वो पैदा होता है कि आदमी जो है वो अपने जानवरों पर, पशुओं पर ज्यादा पैसे खर्च करता है और इंसानों पे पैसे कम खर्च करता है। तो ये तो एक मानसिक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू जो है वो अदालत का है। देखिए, अदालत में हमारे यहाँ क्या होता है कि केस लंबे लंबे चलते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ये अफसोस की बात है लेकिन ये सच्चाई है कि इन्फ्लुएंस किया जाता है, कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया जाता है। खुद उत्तर प्रदेश की एक जज ने सुप्रीम कोर्ट के जज से कहा था कि मुझको जो है वो आत्महत्या की आप जो है वो इजाजत दीजिए, मैं जो है वो मरना चाहती हूँ। एक कोर्ट की जज ये कह रही है, और फिर जो है वो
लोगों को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है, वो तो हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि उन गरीबों का, जिनका के कोई नहीं था, उनकी मदद के लिए कोर्ट आया और कोर्ट ने उनको इंसाफ दिया और उसने ये भेदभाव नहीं किया कि कौन क्या है। ये जो अमीर-कबीर लोग थे, इनका जो ज़ेवर और इनके पास जो संपत्ति थी, उसको कॉन्फिस्केट किया गया और ये कहा गया कि हम जो है उनको देंगे, $1 मिलियन देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है और सारी दुनिया में इसकी एक मिसाल कायम हुई है और इस फैसले को अगर बदला जा रहा है तो इसको नहीं बदला जाना चाहिए, ये अगर ऊपर हाई कोर्ट में जाना चाहिए। हमारी सरकार को जो है वो उन मज़दूरों के साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, मैं इसका कायल नहीं हूँ, इंसान इंसान है, उसके पास कोई भी पासपोर्ट हो, लेकिन फिर भी हम ये देखें कि जो प्रकाश हिंदुजा है, उसके पास भारत का पासपोर्ट नहीं है, उसके पास जेनेवा का पासपोर्ट है। वो भारत का नागरिक नहीं है, उसके ऊपर भारत के सरकार का अधिकार नहीं है, लेकिन जिन लोगों का वो शोषण कर रहे थे, वो भारत के नागरिक हैं। हमारी सरकार को, हमारे श्रम मंत्रालय को, हमारे मंत्री को उसके बारे में ट्वीट करना चाहिए। ठीक है, वो किसी ज़माने में भारतीय थे, लेकिन ये कि अगर वो अब भी भारतीय होते तो भी शोषणकर्ता के साथ शोषणकर्ता जैसा सलूक होना चाहिए। और भारत सरकार को इस पर कहना चाहिए कि अगर वो उस पर दबाव डाल के कोई चेंज करने की कोशिश की जाती है, वो लोग अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करने की वजह से अपना केस वापस लेने की मनोस्थिति में है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे पीछे खड़ी है, ये हमको इंसाफ दिलाएगी। मैं तो इसको पसंद करूंगा कि दिल्ली से एक वकील उनके लिए जाए और उनकी पैरवी करे और उनको उनका हक दिलाए और प्रकाश हिंदुजा को ऐसी सजा दिलवाए कि सारी दुनिया में जो लोग इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह का शोषण कर रहे हैं, उनको जो एक मिसाल हो, जब भी उनके दिल में, मन में ये ख़्याल आए कि हम किसी का शोषण करते हैं, तो उनको ये मिसाल याद आए और वो अपने आप को रोकें। तो इस पर जो है वो मीडिया में बातचीत होनी चाहिए। मीडिया में हमारे यहाँ आप ये समझ लीजिए कि ऐसे-ऐसे इश्यूज़ पर बातचीत होती है, ऐसी-ऐसी खबरों पर बातचीत होती है, जिनका कि कोई महत्व नहीं होता, जिससे इंसान की जी। ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये कि इस तरह का इतना अहम इश्यू हुआ है, तो इस पर जितनी बात होगी, जितनी बेदारी पैदा होगी, हमारे यहाँ जिन लोगों का शोषण होता है, उनके अंदर हिम्मत पैदा होगी कि अगर हम न्यायालय में जाएँगे, अगर हम जो है वो इंसाफ माँगेंगे, तो जिस तरह से स्विट्ज़रलैंड में इंसाफ मिलता है, उस तरह से यहाँ भी इंसाफ मिलेगा। हमारे जजों को हौसला मिलेगा कि अगर स्विट्ज़रलैंड में जो है वो हमारे भारतीय नागरिकों को इंसाफ मिल रहा है, तो यहाँ भी हमको देना चाहिए। और जो योगी जैसे लोग हैं, जिन्होंने कि नारायण मूर्ति की बात में आके कह दिया था कि 12 घंटे जो है वो लोगों को काम लिया जा सकता है और उसके बाद में भारत का हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको ठीक किया और ये कहा कि नहीं, आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। तो ये जो चीज़ है, इसको और ज़्यादा शक्ति मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और न्याय पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मानसिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस पर बातचीत होनी चाहिए और इसको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि भारत में भी जिन लोगों के साथ शोषण हो रहा है, उनको ले करके कुछ लोग अदालत में जाएँ और उनको उनका हक दिलवाएँ, ताकि दूसरे लोग भी इसके लिए आगे बढ़ सकें और अपना हक माँग सकें। शुक्रिया।